नमस्कार, मैं हूं विनोद विट्ठल। बात बही में आज बात करते हैं रेखा की। हर रेखा को लांघती रेखा। सूरज चढ़ने से पहले इजाजत लेता है और हवाएं बहने से पहले। चांद अपनी भरपूर नजर रखता है तो सितारों को हाँकना पड़ता है। वे बार बार इकट्ठे हो जाते हैं उस आसमान पर जो बेंगलोर नंबर 2 सी स्प्रिंग्स बैंड स्टैंड बांद्रा मुंबई 400050 का आसमान है। कुछ लोग कहते हैं इस बेंगलोर में एक अप्सरा रहती है, तो कुछ उसे परी बताते हैं। कुछ कहते हैं एक देह रहती है इसमें जो आवाज की कशिश और आंख की मादकता बनकर खुशबू के फाये सी लरसती रहती है। कुछ के मुताबिक एक ठहरी हुई नदी रहती है जिसके दिल में दरियाओं की रवानी और सहराओं की प्यास है। हिमालय से भी भारी सब्र और मोहब्बत का जज्बा है। वक्त ने यहां न जाने कब से चलना बंद कर दिया है। कैलेंडर खुद को बदलने से इनकार कर चुके हैं और डायरी बिना पन्ने बदले ही रंगों और मौसमों को उनकी हर हरकत के साथ कैद कर रही है। यह घर ही ऐसा है। यहां रहती है रेखा। रेखा यानी हर रेखा को लांघती एक ऐसी रेखा जिसकी रेखाओं में रेखाएं लांघना ही लिखा है। बावजूद इस सच के कि आने वाली रेखाओं को इस रेखा को लांघ पाना बहुत मुश्किल होगा। अपनी सरलता के बावजूद यह रेखा इतनी जटिल और घुमावदार मालूम होती है कि नीति नीति कहकर छोड़ देना होता है। वैसे भी सीधी खड़ी रेखा का पीछा नामुमकिन ही होता है। थका देने वाला, हरा देने वाला और जोखिम भरा। आखिर यह रेखा है। रेखा का नाम आते ही हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिमाग में 7 दशक पुराना एक लंबा थीम सॉन्ग गूंजता है। गोया कोई राग हो जिसे 70 सालों से कोई गा रहा है। गोया किसी एक मुद्रा में कोई हठ योगी बैठा है। गोया कोई आवाज है जिसकी कशिश में छीजत नहीं हो रही है। गोया ताजगी ने एक ही देह में अपना घर बना लिया है। गोया भीतर तक झिंझोरती और पीछा करती आंखें झपक ही नहीं रही है। गोया किसी भी औरत के लिए कही जा सकने वाली तमाम नामुमकिन बातें मुमकिन होकर चौसर खेल रही है, क्योंकि यह रेखा है। कहा तो यह रोगों के बारे में जाता है कि वे आनुवंशिकी से आ जाते हैं, लेकिन नियति भी आनुवंशिक हो सकती है किसी ने नहीं कहा सिवाय रेखा की जिंदगी के। अविवाहित मां बाप की एक ऐसी संतान जिसे पिता ने अपना खून कहने से इनकार कर दिया और जो सामाजिक स्तर पर नितांत अस्वीकार्य रिश्ते की पैदाइश होकर भी अपने हिस्से की दुनिया जीतती रही। हां, दुनिया के उन हिस्सों को इसने कभी नहीं छुआ जो इसे नापसंद थे। इसीलिए तो करीबी लोग कहते हैं रेखा अपनी नापसंद पर ज्यादा सख्त हो जाती है। 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में पैदा हुई भानुरेखा गणेशन 70 के दशक से लगातार सक्रिय है। समकालीन अभिनेत्रियों को तो छोड़ ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी आई अभिनेत्रियों की कई पीढ़ियां आज भी अप्रासंगिक हो चली हैं। कोई अपनी उम्र
और अपनी पीढ़ी का कितना अतिक्रमण कर सकता है और परवर्ती पीढ़ियों के समकालीन बना रह सकता है, यह रेखा से सीखा जा सकता है। आज भी अभिनेत्रियां रेखा से बेहतरी के नुस्खे लेती हैं और उसे अपना आदर्श बताती हैं। गौरतलब है कि इस बीच इतने सालों में सिनेमा का व्याकरण और उसमें औरत की उपस्थिति का अर्थ तेजी से बदला है। अपनी अप्रतिम सुंदरता, अभिनय क्षमता और नृत्य कौशल के कारण सेक्स सिंबल माने जाने वाली रेखा अपने अस्तित्व में आने के पहले क्षण से ही सिनेमा के माहौल में ही सांस लेती रही है। अपने जमाने की मिथकीय सफलता का आनंद लेने वाली अभिनेत्री पुष्पावल्ली और शिवाजी गणेशन की बेटी होने के कारण रेखा का बचपन स्टूडियो में कैमरा, साउंड, लाइट, एक्शन और रीटेक जैसे शब्द सुनते हुए ही बीता। रेखा खुद कहती है कि उसका बचपन सामान्य बचपन नहीं रहा है। न तो वह बच्चों के साथ खेल पाई और न ही लकड़ी और मिट्टी के खिलौनों से ही जो किसी भी बच्चे को सहजता से मिल जाते हैं। मैंने अपना पूरा बचपन स्टूडियो की लाइट्स में बिताया है, जहां खेलने के लिए मेरे पास कैमरे के ढक्कन और टूटे हुए क्लैप्स हुआ करते थे। बचपन के खेल और बचपन के साथी से जुड़ी स्मृतियों का कोना मेरा खाली है। जिस तरह नियति हर प्रतिकूलता में भी संघर्ष और सकारात्मकता डाल देती है, रेखा में भी डाल दी। रेखा ने जिन स्टूडियोज को अपने घुटनों और नन्हे पांवों से नापा था, उनसे बहुत कुछ सीख भी लिया। और चूंकि वह बचपन का सीखा था, इसलिए जीवन भर उसके साथ भी रहा। मात्र 12 साल की उम्र में जब 1966 में पहली बार रंगूला रत्नम नाम में की फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर आई, तब किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि यह बाल कलाकार एक दिन भारतीय सिनेमा के 70 mm से भी बड़ी उपस्थिति के रूप में उभर कर इतने लंबे समय तक राज करेगी। 3 साल बाद 15 की होते ही रेखा ने कन्नड़ फिल्म गुआडल्ली CID 999 की, जिसमें डॉक्टर राजकुमार उनके नायक थे। यह 1969 का साल था। 1970 का साल विशिष्ट है। देश विदेश की कई कलाकार प्रतिभाएं इसी साल में पैदा हुई। इसी साल उस रेखा का जन्म भी हुआ जिस रेखा पर हम आज बात करते हैं। तेलुगु में उसकी फिल्म अम्मा कसम रिलीज हुई, तो इधर हिंदी में उसकी पहली फिल्म सावन भादो आई, जिसने दक्षिण की इस बाला को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। इसके बाद तो रेखा किसी आवारा बादल की तरह फट चली। कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों ने रेखा के आसमान को बढ़ाया। ये रेखा के शुरुआती दिन थे, जिसमें एक अनघड़ प्रतिभा अपना रास्ता तलाश रही थी, या यूं कह लें कि कोई बीज था जो जमीन की गहराइयों में इसलिए पक रहा था कि उसके भाग्य में एक बड़ा पेड़ बनने की नियति तय थी। इसी नियति ने 2 अनजानों को फिल्म 2 अनजाने में मिलाया। 2 अनजाने 1976 में रिलीज हुई वह फिल्म थी जिसमें वह पहली बार अमिताभ के साथ आई, और यह हिंदी सिनेमा का सबसे सदाबहार, सर्वप्रिय, सर्वाधिक विवादी और संवादी साथ रहा। तभी तो महज 2 साल बाद ही आई मुकद्दर का सिकंदर में रेखा ने अपनी जिंदगी का विजयी अभियान शुरू कर दिया। इस फिल्म से भारतीय सिनेमा के दर्शकों में अमिताभ रेखा की जोड़ी इस कदर स्थापित हो गई कि आज भी हिंदी सिनेमा अपनी जिन सर्वकालिक जोड़ियों पर इतराता है, उनमें
यह जोड़ी भी है। इस फिल्म ने रेखा को हिंदी सिनेमा की उस लोकप्रियता से परिचित करवाया जिसे हासिल करने के लिए ही दक्षिण और पूर्वी भारत की प्रतिभाएं बॉलीवुड में आती रही है। यही नहीं, सरहद पार पाकिस्तान तक से प्रतिभाओं का आगमन होता रहा है कि उस लोकप्रियता को हासिल किया जाए जो बॉलीवुड के जरिए मिलती है। अगर यह कह दिया जाए कि रेखा की जिंदगी की वर्णमाला का उसे इसी फिल्म से मिला तो अतिशयोक्ति नहीं कहा जाना चाहिए। वर्णमाला के इसी अक्षर ने रेखा की जिंदगी और उसके सिनेमा की भाषा दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पारस जैसा कोई पत्थर होता है जो लोहे को भी सोने में बदल देता है, सुना है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रेखा अमिताभ के मिलन में महसूस किया जा सकता है। इस मिलन ने दो प्रतिभाओं को इतना कुछ दिया कि बाद में विश्लेषकों के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि इस संयोग में किसने किसे कितना कुछ दिया। इस सामीप्य में अमिताभ ने रेखा को इंतजार करने का धैर्य, निजता का सौंदर्य, चुप्पी का संगीत, जीने की कला, पचा लेने का हुनर और खुद को मांझते हुए जीने के मूल्य दिए तो रेखा ने अमिताभ को कर्मठता, पुरुषार्थ, नियमितता, अनुशासित जीवन और जिंदगी भर हरे रहने के उपाय दिए। कहना न होगा, इस जोड़ी में ये विरले गुण आज भी मौजूद हैं। रेखा आज भी अपने प्यार का इंतजार कर रही है। निजता का सौंदर्य उसके दैहिक सौंदर्य में छीजत नहीं होने देता। चुप्पी के संगीत से उसने अपने जीवन को ऐसे किले में कैद कर रखा है जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते। जीने की कला के इसके पास वे सूत्र हैं जो कभी योगियों या ऋषि कन्याओं के पास रहे होंगे। जिस तरह कोई एक अनिश्चित दिन होता है कि हम किसी से मिलते हैं और वह हमारी जिंदगी को बदल देने वाला दिन होता है, उसी तरह से कोई एक अनिश्चित दिन ही होता है जो उसके विपरीतार्थी किसी मूल्य को लेकर आता है और जीवन को बदल देता है। सन 1981 में आई एक फिल्म ने गोया इस जोड़ी को उस एवरेस्ट पर बिठा दिया जहां से हमें उतरना ही होता है, क्योंकि एवरेस्ट पर कोई घर बनाकर नहीं रह सकता। यह एवरेस्ट थी फिल्म सिलसिला, जिसमें रेखा अमिताभ और उनकी पत्नी जया बच्चन के साथ एक साथ आई। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कलम से इस फिल्म को साहित्यिकता दी तो रेखा ने जया के साथ अपने तनाव को ऐसी कलात्मकता दी कि लोगों ने स्वीकार कर लिया कि पति पत्नी के बीच तीसरे को निरूपित करती ऐसी फिल्म संभवतः इस भाषा में तो न ही दिखे। एक रिश्ते में 3 किरदारों का तनाव इस फिल्म के हर शॉट में दिखा। तीनों ने जैसे अपनी जिंदगी के तनाव को पर्दे पर दिखाकर मुक्ति पा ली। मुझे एक हंगेरियन सिनेमा का वह दृश्य याद आता है जिसमें एक फोटोग्राफर जंगल में शेरनी की तस्वीरें ले रहा होता है और उसकी अलौकिक सौंदर्य राशि में इतना डूब जाता है कि वह अपने लेंस से उसे निहारता ही रहता है और वह बिल्कुल उसके निकट आकर खा जाती है। कला के लिए इतना प्यार ईश्वर कहां सबको देता है। सिलसिला में रेखा ने अपने अभिनय से उसी दृश्य की पुनरावृत्ति कर दी। शायद यह आखिरी बार हो, यह जानते हुए भी रेखा ने जो अपने अभिनय का तनाव पैदा किया उससे यह संभव हो पाया। रेखा, अमिताभ और जया इसके बाद किसी फिल्म में साथ नहीं आए, लेकिन इसके बाद भी आज 4th सदी बीत चुकी है, लेकिन फिर भी
आम दर्शक अमिताभ को रेखा और रेखा को अमिताभ के युगल रूप में ही याद करते हैं। बावजूद इस बड़ी सच्चाई के कि रेखा ने अमिताभ के साथ सार्वजनिक जीवन में हमेशा संयम और लक्ष्मण रेखा से काम लिया और लौकिक व्यवहार से यही दिखाया कि सिलसिला फिल्म तक ही था, बाद में नहीं। व्यवहार की यह ऊंचाई और प्रेम का यह संयम ही रेखा को बड़ा बनाता है। जया बच्चन अगर राजरानी है तो रेखा पटरानी। जया अगर अमिताभ की जिंदगी में जय बनकर आई तो रेखा ने उसे विजय बनाया। जया अगर बसंत का पूर्वार्ध थी तो रेखा उत्तरार्ध। यह रेखा ही है जिसने न तो कभी मांगा न कभी छीना, बस अपने हिस्से की दुनिया लेकर चुपचाप अपनी सांसों के संगीत को सुनती रही और अपनी स्मृतियों को हरा करती रही। रेखा की जिंदगी में 87 एक बड़ा साल केवल सिलसिला के कारण ही नहीं था। इस साल उसे मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान में उमराव जान की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म में रेखा ने जैसे अपने अभिनय कोष का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर डाला। एक तवायफ के दिल और देह को रेखा ने पर्दे पर जीवंत कर डाला। आशा भोंसले की आवाज को रेखा ने मुगलिया गेटअप और अपने अभिनय से इतना एकमेक कर लिया कि वह फिल्म हिंदी सिनेमा की एक यादगार फिल्म बन गई, बावजूद इस सच्चाई के कि हिंदी सिनेमा का एक बड़ा हिस्सा तवाइफों की फिल्मों से भरा पड़ा था। सिनेमा और साहित्य के रिश्ते को जोड़कर देखने और समझने वाले लोग तो यहां तक कहते हैं कि जो दर्द और तड़प मिर्जा हादी रुस्वा ने उमराव जान नाम के अपने उपन्यास की नायिका के लिए सोची होंगी, उन तमाम को रेखा ने सजीव कर दिया। मुझे मुजफ्फर अली का लखनऊ की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह फिल्म आशा की आवाज और रेखा के अभिनय की फिल्म है। अगर रेखा न होती तो उमराव जान इतनी जानदार न हो पाती। उमराव जान में रेखा के डायलॉग्स की बात किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। जिस खास लखनवी अंदाज के कारण मुजफ्फर अली जाने जाते हैं, वह अंदाज गोया रेखा के तलफ्फुज़ का हिस्सा बन गया। रेखा ने जिस तरह से मुश्किल उर्दू, अरबी और पश्तो बोली है, वह रेखा के जीवन की एक और खूबी को पुख्ता करती है। यह खूबी यह है कि रेखा फास्ट लर्नर है, यानी तेजी से सीख सकने वाली। रेखा जब हिंदी सिनेमा में आई थी, उससे पहले उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी और केवल 3 महीनों में ही उसने ऐसी हिंदी सीख ली कि खुद हिंदी भाषियों के लिए आदर्श हो गई। इसीलिए तो जानकारों की उस बात को भी स्वीकारने का मन होता है कि रेखा मुजरों से लेकर फोक और कैबरे सभी कुछ कुशलता से कर लेती है और वह 1 महीने से भी कम समय में सीख लेती है। सच है, ईश्वर के देने का अंदाज तो वही मुहावरे वाला है, छप्पर फाड़ कर देना। रेखा के पास खूबसूरत, खून भरी मांग, मुझे इंसाफ चाहिए, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, धर्मा, नमक हराम, खून पसीना, कर्तव्य, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, जानी दुश्मन, जुदाई, विजेता, जीवन धारा, अगर तुम न होते, बिंदिया चमकेगी, फासले, प्यार की जीत, इजाजत, कामसूत्र, ए टेल ऑफ लव, लज्जा, कोई मिल गया, परिणीता, आस्था और पृष्ठ जैसी व्यावसायिक फिल्में हैं, तो इसके ठीक उलट उत्सव, जीवन धारा,
बसेरा, एक ही भूल, भूत और जुबैदा जैसी वे कला फिल्में भी हैं जिनमें रेखा ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। उत्सव की वसंत सेना, जुबैदा की महारानी मंदिरा देवी, कामसूत्र की रस देवी, भूत की सरिता और उमराव जान की उमराव को कोई नहीं भूल सकता। रेखा ने यह सिद्ध किया है कि वह केवल एक देह नहीं है, बल्कि देह से परे वह एक अभिनय पूंजी भी है जो किसी भी किरदार में प्रवेश करके उसे जिंदा कर सकती है। जुबैदा में एक प्रौढ़ महारानी जो अपने पति को युवती के साथ मरते हुए देखती है, उसे रेखा ने इस शिद्दत से निभाया है कि एक मेटाफर की तरह भारतीय स्त्री विमर्श में उपस्थित रहेगा। ढलती उम्र में पति की कामुकता का दाम्पत्य जिस तरह से बंटवारा कर जाता है, उसकी एक बेमिसाल पेशकश जुबैदा की रेखा में दिखाई देती है। रेखा के अभिनीत पात्रों और रेखा की जिंदगी में कई साम्यताएं संयोग से दिख जाती है। इन संयोगों पर रोशनी डालने का मतलब है रेखा की निजता पर टॉर्च डालना, और वह रेखा को नापसंद है। हो भी क्यों नहीं, उसे आज भी नियमित योग, आहार और अनुशासित जीवन के साथ उम्र की घड़ी के पेंडुलम को रोकना पसंद है। 5 फीट 7 इंच लंबी रेखा की जिंदगी की गहराई बहुत ज्यादा है। उस गहराई में कहीं एक बचपन की खोज है, उपेक्षित किशोरावस्था के दंश है, अनगढ़ यौवन है, एक प्रेमी है जिसके प्रेम का इंतजार यकीनन कयामत तक करना होगा। सिलसिला की रेखा पर्दे पर भले ही अलग तरह से दिखे, लेकिन उसकी जिंदगी सिलसिला न बन पाने की अभिशप्त जिंदगी हमेशा रहेगी। अपनी ओर से जब भी उसने सिलसिले बनाने की कोशिश की, वह नाकामयाब रही। किरण कुमार, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और मुकेश अग्रवाल तक एक पूरी क्लास थी जिसने रेखा के साथ सिलसिले बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब न हो सके। अपनी छोटी बहनों और उनके बच्चों को प्यार करती रेखा आज मैडोना के भारतीय जवाब के रूप में सबके सामने है। कितना ट्रेजिक है यह कि जिसे कॉमिक्स पढ़ने का शौक रहा हो और डेनिस डोमिनिक और आर्ची जिसके फेवरेट कैरेक्टर रहे हों, जिसकी दोस्ती मीना कुमारी से रही हो, वह अपनी जिंदगी को इस तरह से जिए। यहां आकर उस कहावत पर भी विश्वास करने का मन होता है जो यह कहती है कि आप जिन लोगों के साथ होते हैं, आपकी जिंदगी के सितारे वैसे ही होने लगते हैं। यानी दोस्ती जीवन पर असर डालती है। मीना कुमारी ने गम को अपना हमसफर बनाया था जो आखिर तक उसके साथ रहा, और शायद यही ट्रेजेडी रेखा की भी है। मीना कुमारी ने अपने से बड़ी और मुकम्मल शख्सियत कमाल अमरोही से प्यार और शादी की, और रेखा ने अमिताभ से प्यार किया। दोनों को बड़ी शख्सियतों ने कुछ नहीं दिया सिवाय गम और अकेलेपन के। आज की रेखा का अकेलापन इतना गहरा है कि किसी कलाकार को इतने गहरे अकेलेपन को कैनवस पर उतारने के लिए नए रंग बनाने पड़ेंगे। रेखा का यह अकेलापन उस समय और भी बढ़ गया जब उसका प्रिय कुत्ता पिस्ती मर गया था। रेखा के अकेलेपन को अब 4 लोग बांटते हैं। पहली है भैयू, वह बिल्ली जो रेखा की छुअन को न जाने कितनी ही बार महसूस करती है। दूसरी है फरजाना, रेखा की सचिव और राजदार, जो रेखा के साथ उसी घर में रहती है। तीसरी है रेखा की स्मृतियां। चौथा और आखिरी संगी है
रेखा का वह प्रेमी जिसे रेखा आज भी अपने मन की अतल गहराइयों से प्यार करती है और जो हर रात सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके सपनों में आता है। बकौल रेखा के उसी के इंतजार में यह जिंदगी मुमकिन हो रही है। हाँ, रेखा अपनी पसंद और नापसंद को बुदबुदाती रहती है। उसकी बुदबुदाहट को अगर सुनने की कोशिश की जाए तो सामने आता है कि वह अपनी कोई चीज बदल पाती तो वह उसके हिप्स होते हैं। उसे कांजीवरम और शिफॉन के गोल्डन कलेक्शंस की सीरीज वाली साड़ियां पसंद है। प्रकृति से प्यार है। बागवानी उसके लिए एक जुनून है। अगर उसका बेटा होता तो वह ऋतिक रोशन जैसा होता। लॉरा ब्रेनिगन, बारबरा स्ट्राइसैंड, ब्रायन एडम्स, विटनी ह्यूस्टन और स्टिंग वे गायक हैं जो रेखा को पसंद हैं। ओपरा विनफ्रे की वह जबरदस्त फैन है और पूर्णतः शाकाहारी है। पिछले साल जब यूके मैगजीन ईस्टर आई ने उसे एशिया की सबसे सेक्सीएस्ट स्त्रियों की सूची में रखा, तभी हमें पता चला कि रेखा को इंटरनेट पर सर्फिंग करने का भी बेहद शौक है। रेखा.com पर वह अपने प्रशंसकों के फीडबैक को फुर्सत में पढ़ती रहती है। उसे आज भी कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है। यही नहीं, उसे अपनी निजता से बेहद प्यार है। वह कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी निजता पर बात करें। मैं जिंदगी को प्यार करने वाली हूं, उत्सुक और अच्छी श्रोता। मैं ऑब्जर्व करती हूं, इवेल्यूट करती हूं, खुद से बात करती हूं और आखिर में मुस्कुरा देती हूं। यही रेखा है जो हर रेखा को लांघती है, जिसके पास हजारों हजार रातें हैं, उनमें लाखों सपने हैं, करोड़ों साल तक हरा रह सकने वाला इंतजार है। वह इंतजार किसका है कोई नहीं जानता, ईश्वर भी नहीं। कई बार जरूरी चीजें हमारी तरह ईश्वर भी भूल जाता है। तभी तो वह रेखा के बाद दूसरी रेखा नहीं खींच पाया। देखो, इस रेखा को देखो और इतराओ कि हमने रेखा को देखा था।